प्रश्न नंबर 9, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए ए स्मॉल ए अपॉन साइन ए कैपिटल ए और इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ज्या सूत्र साइन फार्मूला आपको प्रूफ करना है प्रश्न नंबर 9 में सदिश विधि से। तो बच्चों सदिश गुणन के अंतर्गत वेक्टर प्रोडक्ट में हम प्रश्न नंबर 9 पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में आपको कहा है कि सदिश विधि से त्रिभुज ए बी सी के लिए सूत्र ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी स्मॉल सी अपॉन साइन सी, बड़ा सी कोण है और छोटा सी भुजा ए बी की लंबाई है। चित्र में और स्पष्ट कर देता हूँ कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में शीर्ष कोण ए है, बड़ा ए, और ये बी शीर्ष कोण बी है और शीर्ष कोण बड़ा सी है। ए के सामने स्मॉल ए बी सी भुजा की लंबाई है और स्मॉल बी ए सी भुजा की, और स्मॉल सी जो है वो ए बी भुजा की लंबाई है। यानी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ए बी की लंबाई सी है, बी सी की लंबाई ये बड़ा सी है ए है, और ए बी भुजा की लंबाई ए सी भुजा की लंबाई बी है। और कोण ए शीर्ष कोण है, शीर्ष कोण बी बड़ा बी यहाँ शीर्ष कोण है, इसको ये भी बड़ा सी शीर्ष कोण है। इसको साइन सूत्र बोलते हैं, साइन फार्मूला। तो सदिश गुणन यानी ए क्रॉस बी का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ये, कि हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का प्रूफ हम सदिश गुणन से कर सकते हैं। अब यहाँ सोच ये है कि ए बी सी के अनुदिश एक वेक्टर ले लें और सी ए के अनुदिश एक वेक्टर ले लें। जो वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ए बी के अनुदिश वेक्टर सी ले लें। उसका मापांक ए है, इसको कहेंगे मॉड सी। तो सी है मॉड ए और मॉड बी। तो बच्चों आपको मैं यहाँ ये कहूँगा कि चक्रीय क्रम में यदि मैं बी शीर्ष से सी पर जाता हूँ तो ए वेक्टर के अनुदिश कार्य चल रहा हूँ, और प्लस फिर सी से ए जाता हूँ तो बी वेक्टर के अनुदिश चल रहा हूँ, और सी वेक्टर प्लस कर रहा हूँ तो ए से बी जा रहा हूँ। तो बी से सी गया, सी से ए गया, और फिर ए से बी मैं वापस आ गया, तो विस्थापन मेरा शून्य है। तो ये शून्य सदिश है, ये ओ कहते हैं इसको, ये जीरो नहीं है। ओ शून्य सदिश है, इसका मापांक शून्य है। इसमें कन्फ्यूज़न मत हो कि ये जीरो है। दिस इज़ ओ, कोड ओ है, जीरो वेक्टर का कोड ओ है, और ये छोटा जीरो बनाया तो ये शून्य है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें कोई टेक्निक सोचना पड़ेगा। इसके पहले आपने कॉस का फार्मूला निकाला, कभी आपने प्रक्षेप सूत्र निकाला। तो सदिश वेक्टर ने इन ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को और ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को उनके प्रूफ को बड़ा आसान कर दिया। तो बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें, और इसमें यदि सदिश ए का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें करने पर, तो इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस
सी इज इक्वल टू ए क्रॉस ओ वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। ए का इससे क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ये ए से बी का क्रॉस कर रहे हैं, और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ये जीरो वेक्टर ही होगा। आपको मालूम है कि ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर होगा, यानी ओ वेक्टर के ऊपर एरो लगा देंगे, ये जीरो, इसका मैग्नीट्यूड है जीरो, लेकिन ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया जा रहा है। और ये ए क्रॉस बी है, सदिश गुणा है ए और बी सदिशों का, और इसको मैं उल्टा लिख देता हूं तो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस ए के जगह मैंने जीरो वेक्टर यूज़ किया है। कैसे आया होगा इसका? ए क्रॉस ए का मापांक क्या है? ए, इसका मापांक क्या है? ए, और ए दो सदिश एक ही सदिश है, इनके बीच का एंगल क्या होगा? साइन जीरो, और उनके ऊपर लंबवत वेक्टर एन कैप है। तो ये जो वैल्यू है साइन जीरो जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आती है, ओ वेक्टर आती है। और आपको ये भी मालूम है कि इस ए क्रॉस सी क्रम नियम का, कम्युटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, तो ये माइनस सी क्रॉस ए होता है। इसलिए ए क्रॉस सी के जगह मैंने माइनस लिख दिया सी क्रॉस ए। तो इससे रिजल्ट मिला आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हैं। अब बच्चों, यदि इसी समीकरण में एक में अभी मैंने ए का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यदि समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में बी का सदिश गुणा कर दें, सदिश यानी क्रॉस गुणा करने पर, तो इसमें बी का क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके देखें। जैसे अभी एक ए का किए थे, तो एक बी क्रॉस, और ये एज इट इज़ इसको उतार देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ज़ीरो वेक्टर। इसको सिंप्लीफाइड करें तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ये जीरो वेक्टर। अब आपको दिख रहा है कि इसको हम माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इस हिसाब से ए क्रॉस सी बराबर सी माइनस सी क्रॉस ए होता है, तो ऐसे ही बी क्रॉस ए बराबर हम माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ये कम्युटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और बी क्रॉस बी ठीक ए क्रॉस ए जैसा ही जीरो होगा, ये ओ वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर, और बी क्रॉस सी है इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये बार बार मैं इसको जीरो वेक्टर पढ़ रहा हूँ, इसका मापांक शून्य है। यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जीरो वेक्टर है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये सिंप्लीफाइड होने पर हमको मिल रहा है बी क्रॉस सी, ये वाला बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो रिज़ल्ट हमको तीसरा मिला। हम ए क्रॉस बी बराबर देख रहे हैं सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी बराबर दिख रहे हैं बी क्रॉस सी। तो समीकरण नंबर 2 और 3 पर हम ध्यान दें तो समीकरण नंबर 2 और 3 से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी किसके बराबर है? बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ये समीकरण नंबर 2 में सी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, चक्रीय क्रम में हम बात करें तो
ये मेमोराइज भी रखना है आपको कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A। ये रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी त्रिभुज के लिए। और इसको यदि हम और सिंप्लीफाइड करें वेक्टर फॉर्म में तो आपको दिख रहा है कि A और B के बीच का ये जो रिजल्ट है इसको हम 4 कह दे रहे हैं। तो बच्चों आपने A का समीकरण नंबर 1 में सदिश गुणा किया तो आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ A क्रॉस B बराबर C क्रॉस A। अब जब इसके दोनों पक्षों में आपने B का सदिश गुणा किया तो आपको B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B मिला। समीकरण नंबर 2 और 3 से स्पष्ट है कि A क्रॉस B C क्रॉस A के बराबर है, A क्रॉस B C क्रॉस A के बराबर है और B क्रॉस C A क्रॉस B के बराबर है। यानी A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A रिजल्ट आपको मिला। इस समीकरण नंबर 4 में के दोनों पक्षों का यदि हम मापांक ले लें, A क्रॉस B बराबर मापांक B क्रॉस C इज इक्वल टू मापांक C क्रॉस A। मापांक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सदिश राशि आएगी, फिर मुझे A और B पर लंबवत एकांक सदिश की बात करना पड़ेगा और फिर B और C के लिए एकांक सदिश की बात करना पड़ेगा, C और A पर लंबवत, दोनों पर लंबवत एकांक सदिश की बात करना पड़ेगा। इसलिए समीकरण नंबर 4 के सभी पक्षों में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और मध्य पद में सबका मापांक हमने ले लिया। अब A क्रॉस B क्या होगा, तो चित्र पर ध्यान दें। A की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और B की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी C शीर्ष से ये दोनों वेक्टर निकलते हुए नजर आना चाहिए। तो ये वाला कैपिटल C एंगल है, तो बाह्य कोण जो होगा, ये बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस कैपिटल C होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, A का मापांक A, B का मापांक B और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस कैपिटल C, इसका मापांक हम लेंगे इज इक्वल टू, अब आपको दिख रहा है B क्रॉस C, तो B की दिशा में हम थोड़ा सा वेक्टर को आगे बढ़ा लें और C की दिशा में तो है ही है, ये वेक्टर, ये शीर्ष B है। तो ये जो अंतः कोण त्रिभुज का A है, तो ये बाह्य कोण जो होगा वो 180 डिग्री माइनस कैपिटल A होगा। तो B क्रॉस C क्या होगा, B का मापांक, B वेक्टर का मापांक, C वेक्टर का मापांक और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस A होगा और उसका मापांक इज इक्वल टू C क्रॉस A। अब C की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और A की दिशा में तो ऑलरेडी डायरेक्शन है ही है। ये अंतः कोण B है, कैपिटल B, तो ये जो बाह्य कोण होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस कैपिटल B। तो यहाँ C क्रॉस A के लिए काम कर रहे हैं हम, तो मॉड ऑफ C का वेक्टर C का मापांक C और वेक्टर A का मापांक A और उन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री माइनस B होगा। अब ध्यान देंगे, इस कैलकुलेशन को बड़े आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। ये क्या आएगा, मॉड ए बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन कैपिटल C, और इसका मापांक ये बी सी क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ A, मॉड इज इक्वल टू ये क्या होगा, CA माइनस ऑफ साइन B। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मापांक, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिजल्ट मिल रहा है ए बी साइन कैपिटल C पर ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू ये BC नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और साइन A इज इक्वल टू ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, CA साइन ऑफ B। स्मॉल c पर थोड़ा नज़र रखेंगे। स्मॉल c भुजा की लंबाई है, AB भुजा की लंबाई है और कैपिटल C जो है वो कोण है।
अब रिज़ल्ट शायद हमको मिलने जा रहा है। ये देखिए आप, साइन फार्मूला है, इसको ज्या सूत्र हिंदी में कहते हैं। ज्या सूत्र हिंदी में कठिन है, ज्या सूत्र, वैसे साइन फार्मूला। इसके सब लेफ्ट साइड, राइट साइड और मध्य पद मिड टर्म में ए बी सी का भाग दे दें तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। हालांकि उल्टा होगा, उसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ए बी सी का सभी पक्षों में, सभी पदों में भाग देने पर, डिवाइड बाय ए बी सी इन ऑफ ऑल टर्म्स, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिड टर्म। तो ए बी साइन ऑफ कैपिटल सी अपॉन स्मॉल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी साइन ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए बी सी। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, इज इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन बी अपॉन ए बी सी। तो ए से ए कट जाएगा, ए बी से बी कट जाएगा, एक आएगा बी से भाग देने पर, और इसमें बी और सी से भाग देंगे तो एक, सी और सी से भाग देंगे तो 1। अब इसमें सी और सी से भाग देंगे तो 1, और ए से भाग देंगे तो 1। तो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है साइन कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। इसको रिवर्स फॉर्म में भी कह सकते हैं हम। यदि तीन राशियां समानुपातिक है तो इनका इन्वर्स भी, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी बराबर होते हैं। तो इसको हम ए अपॉन साइन, हाँ ठीक है, बी टर्म को ले लें हम, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिख दें, बी अपॉन साइन बी, और इसको भी उल्टा लिख दें, सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ऐसे समानुपातिक राशियां होंगी तो उसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं अपन, साइन कैपिटल सी। यानी रिजल्ट क्या मिला, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन कैपिटल बी। स्मॉल सी भुजा की लंबाई है, ए बी भुजा की लंबाई है, अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी, वो कोण है, ये कैपिटल सी कोण है, स्मॉल सी भुजा की लंबाई है, बी जो है ए सी भुजा की लंबाई है और बी कोण है, और स्मॉल ए बी सी भुजा की लंबाई है और ए शीर्ष कोण है। तो इसको ज्या सूत्र बोलते हैं। ज्या सूत्र वैसे देखा जाए तो इस रूप में भी हो सकता है, आपको परीक्षा में ऐसा ही पूछ सकते हैं, रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एनीवे बच्चों, आपने देखा कि सदिश गुणन से हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला प्राप्त कर लिया, यही इसका प्रूफ है।